हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, अब तक की वीडियो लेक्चर में हमने असिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस किया और ये भी देखा कि किसी भी इटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अगर मेरे प्रोग्राम में रिकर्शन हो तब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा जिसके जरिए हम रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो लेक्चर में हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर टोटल 3 मेथड्स है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड बेटर होता है, कब किसे यूज करना चाहिए, इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल उसके ऊपर सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि किस सिनेरियो में किस मेथड को यूज करना चाहिए। पहले आइए ये हम समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम रिकर्सिव है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को देखिए जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है टाइम। ओके, एंड इसके अंदर वेरिएबल पास हो रहा है इन 10। सो दोस्तों, ये टाइम फंक्शन कितना टोटल टाइम लेगा ये मुझे निकालना है, मतलब इस टाइम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो टाइम फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी ऑफ एन। सो यहाँ पर दोस्तों जो एन वेरिएबल है इसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूँ इसके ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों अगर मैं आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि ये टाइम जो फंक्शन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस फंक्शन के अंदर ये जो भी ब्लॉक है ये टोटल कितना टाइम ले रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये अंदर वाला पूरा का पूरा ये जितने भी स्टेटमेंट है ये टोटल कितना टाइम लेंगे यही टी ऑफ एन के इक्वल रहेगा, राइट। तो अब हम अंदर वाला जो भी लिखा गया है ब्लॉक उसे एनालाइज करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट है। सो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम प्रिंट करने के लिए। तो इसे मैं कहता हूँ सपोज ये टाइम ले रहा है C1। ओके, सो मैं लिख सकता हूं टी ऑफ एन इज इक्वल टू C1 प्लस क्यों, आगे और भी लाइन्स है, राइट। सो इसके बाद दोस्तों इफ एन ग्रेटर देन 1, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ये चेक करने के लिए कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा तो उसे मैं कहता हूं C2। ओके, देन उसके बाद दोस्तों अगर n ग्रेटर देन 1 हुआ, जो ऑब्वियसली रहेगा बिकॉज जब भी हम प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं तो बहुत बड़े n की वैल्यू के लिए एनालाइज करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 होगा और फिर से टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टाइम फंक्शन खुद अपने आप को यहाँ पर कॉल कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे कि यहाँ पर n पास हो रहा है और यहाँ पर n-1 पास हो रहा है, तो अगर मैंने इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जब इसमें n पास हो रहा था तो t ऑफ n बोला था, तो दोस्तों अगर इसी फंक्शन को फिर से कॉल किया जाए विथ न्यू वैल्यू n-1, तो ये वाला जो फंक्शन कॉल है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी t ऑफ n-1। देखो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन है, तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन पे डिपेंड करती है। ओके, अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये फंक्शन अपने आप को यहां पर कॉल करता है, लेकिन इस समय इसके अंदर n नहीं n-1 पास हो रहा है। तो जब n पास हो रहा था तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ अगर n थी, तो दोस्तों अगर n-1 पास हो रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कैपिटल टी ऑफ n-1। एकदम इजी। तो इसके पहले दोस्तों अभी तक ये दो स्टेटमेंट के लिए टाइम लग चुका है C1 प्लस C2, राइट। और अब फिर से इसी फंक्शन को कॉल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी ऑफ n-1, राइट। बहुत ही आसान है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा टी ऑफ एन का वो होगा C1 प्लस C2, ये अगेन एक कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये दोनों को दोस्तों मैं कह देता हूं C। सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू C प्लस टी ऑफ n-1। ये होगा दोस्तों इस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और थोड़ा सा अगर आप इस चीज को समझेंगे कि ये बेसिकली ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला कहता है टी ऑफ एन जो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू स्टेटमेंट्स देन प्लस टी ऑफ n-1। यानी कि इसके बाद इसी फंक्शन को फिर से कॉल किया गया है, मतलब अब आपको इसी लॉजिक को फिर से रिपीट करना है, लेकिन अब n क्या है, n-1 है। तो अब मैंने यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट बोला कि इसी लाइन को फिर से रिपीट करना है, मतलब जब ये दोस्तों फंक्शन कॉल होगा तो फिर से ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब फिर से ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर से C टाइम लगेगा और फिर से ये कॉल होगा। और ये कॉलिंग कब तक चलती रहेगी, जब तक दोस्तों n ग्रेटर देन 1 है। तो हर बार n से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ये तब तक दोस्तों चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू
जो है वो 1 नहीं हो जाती, यानी अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तक हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने रिकरेंस रिलेशन बनाया हुआ है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आइए पहले एक और प्रोग्राम के जरिए हम समझ लेते हैं कि कैसे किसी रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि t ऑफ n इज इक्वल टू सी प्लस टी ऑफ n माइनस 1, ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पर ये c क्या बता रहा है, ये दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा है, और ये t ऑफ n माइनस 1 क्या बता रहा है कि फिर से इसी फंक्शन को कॉल किया गया है, लेकिन अब n की जगह क्या पास कर रहे हैं, n माइनस 1। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आपको शायद ये बेहतरीन समझ जाएगा कि एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जरा इस सेकंड एग्जांपल को देखिएगा जिसमें अगेन मेरे पास फंक्शन है वही टाइम। तो दोस्तों इसे कितना टाइम लगेगा, इसे मैं t ऑफ n से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगेन सेम चीज है, प्रिंट एफ MID है और एक इफ चेकिंग है, तो इसके लिए सपोज टाइम लग रहा है c। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के लिए कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है c। लेकिन दोस्तों आप देखोगे अब ये टाइम के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, n माइनस 1 नहीं, पास कर रहा हूँ n/2। तो अगर n पास करने पे t ऑफ n टाइम लगता है तो n/2 पास करने पे कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n/2। इतना आसान है। सो देयरफॉर वी कैन से t ऑफ n इज इक्वल टू, ये दोस्तों कांस्टेंट जो टाइम लग रहा है ये, प्लस अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n/2। क्लियर। सो इस तरह दोस्तों ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिकर्सिव प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। आगे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारा MID Pro ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें मैंने एल्गोरिथम की फुल डिटेल्ड कोर्स बनाई हुई है। वहां पर आप कई सारे कॉम्प्लेक्स से लेकर एकदम टफ से टफ एग्जाम्पल भी सॉल्व, आपको उसको वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको बेसिक समझ जाएगा तब आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जब मेरे पास कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं। मतलब अभी तो हमने एक्सप्रेशन निकालना सीखा ना, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये दोस्तों हम 3 मेथड से कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई भी रिकर्सिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन हो तो दोस्तों उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम, ऐसे 3 मेथड्स को यूज करते हैं। और ये तीनों मेथड को हम डिटेल में आने वाली वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊंगा, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्री मेथड देखेंगे, एंड फाइनली एंड में मास्टर थ्योरम देखेंगे। और उस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद, सारे मेथड्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में किस मेथड को यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करोगे कि अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था कि t ऑफ n जो पहला प्रोग्राम था उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी t ऑफ n इज इक्वल टू c प्लस टी ऑफ n माइनस 1, राइट। सो दोस्तों ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये 3 मेथड है। तो अभी मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा जो बेसिकली हर टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकता है। रिकरेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, t ऑफ n को हम t ऑफ n के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब t को t के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो इसे रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फिर से इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम हर एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक यही होता है कि कभी कभी जो एक्सप्रेशन हमें मिलती है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और वहां पे अगर आपको थोड़ा सा सीरीज सीक्वेंस का लॉजिक नहीं पता है तो उसे सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए थोड़े से ट्री मेथड और मास्टर मेथड ऐसे इजी और मेथड बनाए गए। तो ट्री मेथड भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मास्टर थ्योरम जो है यहाँ पर वो अगर अप्लाई हो रहा है हमारे सिनेरियो में तो उससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, मतलब किन सिनेरियो में मास्टर थ्योरम वैलिड है, जो एक्चुअली में शॉर्टकट है किसी भी रिकर्सिव जो एक्सप्रेशन होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उसे सॉल्व करने का। लेकिन हर टाइप की रिकर्सिव एक्सप्रेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, आगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों है, और इसके जरिए हम रिकरेंस रिलेशन को, जब मैं कह रहा हूँ रिकरेंस रिलेशन तो यहाँ पर दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें टी ऑफ एन को हम टी ऑफ एन के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू के प्लस टी ऑफ एन माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर t को मैंने t के टर्म में ही रिप्रेजेंट किया है, तो इसी को रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तभी हमने सेम यही एक्सप्रेशन
उस प्रोग्राम की आपको बताई थी, जो थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्राम देखा था, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यही एक्सप्रेशन थी, राइट। तो दोस्तों अगर आपको वो प्रोग्राम याद हो तो उसमें एक प्रिंटफ था, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट था जिसमें हमने MID को प्रिंट किया था, राइट। और फिर उसके बाद हम इफ कंडीशन चेक कर रहे थे, अगर n ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम टाइम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, लेकिन n की वैल्यू हम n-1 पास कर रहे थे। और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो था टाइम, जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था int n। सो अगर इस फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे, सो दोस्तों ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, ध्यान से देखिएगा कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है टाइम int n, ये दोस्तों एक्सप्रेशन में जब हम ये दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये कॉलिंग कब होगी, मतलब ये टाइम वाली कॉलिंग कब होगी, जब n ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला बनी है t ऑफ n इक्वल्स टू k प्लस t ऑफ n-1, यहाँ पर k क्या है दोस्तों, ये प्रिंट f और if ये दोनों का एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो कांस्टेंट k होगा, प्लस t ऑफ n-1, यानी ये फंक्शन कॉलिंग के लिए कितना टाइम लगा। लेकिन ये फंक्शन कॉलिंग तो तभी होगा ना जब n ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि n ग्रेटर देन 1। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये दिया होगा और आपको उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको ऐसा प्रोग्राम देके उसका रिकंसिलिएशन बहुत ही रेयर केस में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया होता है, आपको उसे सॉल्व करना होता है। सो दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको ये समझ गया होगा कि अगर n इक्वल्स टू 1 हो जाए तब ये जो है ये कॉलिंग नहीं चलेगी, और तब टाइम कितना लगेगा, तब टाइम कांस्टेंट लगेगा, यानी k लगेगा। दोस्तों असिम्प्टोटिक में कांस्टेंट को हम 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने असिम्प्टोटिक नोटेशंस देखे होंगे तो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम को हम ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया अगर n इक्वल्स टू 1 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 होगी। आई होप आपको ये क्लियर है। सो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये मैं आपको बताता हूँ। सो देखिएगा यहाँ पर इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होता क्या है कि आप एक एक टर्म को सॉल्व करते जाइए और रिवर्स बैक जाकर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट करते जाइए। मतलब यहाँ देखिए t ऑफ n इज इक्वल टू k प्लस t ऑफ n-1 है, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, t ऑफ n-1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब t ऑफ n-1 कैसे निकलेगा, इसी ओरिजिनल फॉर्मूले का यूज करके, यानी t ऑफ n-1 इज इक्वल टू, देखिए अगर दोस्तों t ऑफ n की ये फॉर्मूला है तो t ऑफ n-1 की क्या होगी, यहाँ पर n की जगह n-1 पुट कर दीजिए, राइट। यही मैं आपको पहले कह रहा था कि उसी चीज को हमें बार बार दोहराना है, समझे। मतलब t ऑफ n-1 की वैल्यू होगी इक्वल टू, इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा k प्लस, यहाँ पर n की जगह n-1 पुट करेंगे तो उसमें से एक और माइनस हो रहा है तो हमें मिल जाएगा t ऑफ n-2, राइट। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, यहाँ पर दोस्तों n है तो यहाँ पर n-1 है ना, k तो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वैसे ही अगर n-1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा n-2, करेक्ट। तो दोस्तों ये t ऑफ n-2 की क्या वैल्यू होगी, t ऑफ n-2 इज इक्वल टू सेम, इस फॉर्मूले में, ओरिजिनल फॉर्मूले में n की जगह n-2 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा k प्लस, यहाँ पर n की जगह n-2 पुट करेंगे तो t ऑफ n-3। ये अगर आपको शॉर्टकट याद हो गया होगा कि यहाँ पर n है तो यहाँ n-1 है, तो वैसे यहाँ पर n-2 रहेगा तो यहाँ n-3 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है कि आप एक एक रिकर्सिव टर्म को कैलकुलेट करते जाओ फिर ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट करते जाओ। यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है ना, देखिए t ऑफ n-2 जो है ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, t ऑफ n-1 इज इक्वल टू k प्लस t ऑफ n-2 की जगह ये k प्लस t ऑफ n-3, ठीक है। तो ये किसका एक्सप्रेशन निकल गया, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया t ऑफ n-1 का, राइट। अब इसे हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर वी विल गेट, अब यहाँ पे आपको कब तक सॉल्व करना है, आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली एक पैटर्न दिख जाएगा। देखिए t ऑफ n की जो फॉर्मूला बनेगी वो होगी k प्लस t ऑफ n-1 की वैल्यू क्या मिली, ये यानी k प्लस t ऑफ n-3, ओके। सो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर अब मैं t ऑफ n-3 को जब सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अब मैं इसी में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अलग से नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो t ऑफ n-3 के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में n की जगह n-3 रखना होगा, राइट। यहाँ पर n-3 आएगा और वहां पर क्या आएगा n-4, तो इसलिए मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, k प्लस t ऑफ n-4, ये t ऑफ n-3 की वैल्यू होगी, यानी k प्लस t ऑफ n-4।
और ये चलते जाएगा। अब हम टी ऑफ एन माइनस फोर की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन रुकना कब है ये आपको ऑब्जर्व करना है। सो दोस्तों अगर आप देखोगे के 4 के है अगर, तो n में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है 4, यहाँ पर 3 के है तो n में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है 3, राइट। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये रिकरेंस रिलेशन ऐसे ही चलते जाएगा जब तक हमें k प्लस के प्लस के प्लस रुकेगा। कब रुकने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग कंडीशन दिया है कि जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब हमें रुक जाना है। n की वैल्यू 1 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों अगर इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 पुट करूँ, n इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है यहाँ पर t ऑफ n में n को 1 पुट करो तो आपको मिलेगा इस तरह का एक्सप्रेशन, ठीक है। t ऑफ n में n की जगह 1 पुट किया तो t ऑफ 1। तो दोस्तों ये हमें तब तक आगे सॉल्व करते आना है जब तक हमें t ऑफ 1 नहीं मिल जाए, और जब t ऑफ 1 मिल जाएगा तब हमें रुक जाना है, ठीक है। सो देखिएगा अब आप इसे कैसे सोचेंगे, ये भी बहुत आसान है। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि k प्लस के प्लस के प्लस के, यहाँ पर 4 के है तो यहाँ पर n माइनस 4 है। वैसे दोस्तों अगर सपोज रिकर्शन जब एंड में जाता है, जब रुकता है, तब p हमें k मिला, कितना k मिला p के। सो p टाइम्स k, ओके, p टाइम्स k मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पर 4 के है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4k प्लस आगे क्या है t ऑफ n माइनस 4। वैसे अगर इन जनरल में फॉर्मूला बनाऊं सो p के प्लस t ऑफ n माइनस p ऐसा लिख सकता हूं, राइट। अगर 4k था तो n में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर pk रहेगा तो n में से p सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने कहा इन जनरल t ऑफ n की ये फॉर्मूला बनेगी। तो दोस्तों हमें रिकर्शन रोकना कब है, जब हम t ऑफ 1 पे रीच करेंगे। जब हम किस पे रीच करेंगे, t ऑफ 1 पे, यानी ये n माइनस p 1 कब होगा हमें ये देखना है, राइट। ये n माइनस p 1 कब होगा हमें वो देखना है ताकि t ऑफ 1 हमें मिल जाए और रिकर्शन वहां पे रुक जाए। सो दोस्तों व्हेन यहां पर n माइनस p इज इक्वल टू 1 होगा, सो हमें यहां पर p की वैल्यू क्या मिलेगी, p हमें मिलेगा n माइनस 1, करेक्ट। तो इसे हम दोस्तों यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देयरफॉर हमें मिलेगा t ऑफ n इज इक्वल टू p की जगह, ये p की जगह क्या पुट करेंगे n माइनस 1। अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर होने लगेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो p की जगह n माइनस 1 इंटू k देन प्लस t ऑफ n माइनस p में दोस्तों n माइनस p की जगह हम 1 पुट करेंगे क्योंकि हमें रिकर्शन को रोकना है। रुक कब रहा है, जब n इक्वल्स टू 1 है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर n की जगह 1 पुट करना था, नहीं आप समझे नहीं दोस्तों। जब t ऑफ अंदर की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं ना, तो ये जो अंदर की वैल्यू t को कॉल कर रहे हैं अंदर कुछ वैल्यू पास करके n p एनीथिंग, तो जब वो अंदर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी ना तब रिकर्शन रुकेगा, समझे। तो जब ये कह रहा है कि n इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकर्शन सॉल्व करते करते जब t के अंदर वाली वैल्यू वो 1 हो जाएगी, यानी t ऑफ 1 आपको दिख जाएगा, तब आपको रुक जाना है और t ऑफ 1 का वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो इसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो दिया गया है n इक्वल्स टू 1 पे ये 1 हो जाए, इसका मतलब ये है कि t ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। सो n माइनस p जो है ये 1 होगा, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर p की जगह तो n माइनस 1 पुट कर दिया, अब n माइनस p की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t ऑफ 1, ओके। सो t ऑफ 1 तो 1 है, सो देयरफॉर आई कैन राइट यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसे रफ कर दूं, मैं ऊपर लिखता हूँ देखो, तो हमें फाइनल मिलेगा t ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1, k कांस्टेंट है तो n माइनस 1 टाइम्स k, या k को अंदर अगर लेकर आऊं तो मुझे मिलेगा n k माइनस k प्लस t ऑफ 1 की वैल्यू 1। सो ये t ऑफ 1 की जगह मैंने 1 पुट किया, तो दोस्तों ये तो कांस्टेंट है, राइट। और हाईएस्ट यहाँ पर वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, n। सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, हेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस रिकर्सिव रिलेशन इज ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। बहुत ही आसान है। तो एक और मेथड दोस्तों देखते हैं, और जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन से हम रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस एक कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि जब ये मैं कह रहा हूँ n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है t ऑफ 1, मतलब जब t के अंदर हम 1 पास करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है।
इसका मतलब ये मत समझना कि जब हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते जाएंगे तो एंड में n की जगह 1 पुट करना है, n की जगह 1 नहीं, t के अंदर हमें 1 पास करना है, ठीक है। अब जो भी एक्सप्रेशन हो वो 1 होना चाहिए, जैसे अभी हमारे केस में n माइनस p1 था, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है t ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस टी ऑफ n माइनस 1, और n जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, ठीक है। और जब n इक्वल्स टू 1 रहेगा तो t ऑफ n की वैल्यू 1 है, और इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है, तो अब आपको धीरे धीरे शॉर्टकट लगाना भी आ जाएगा। देखिएगा, पहले आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्मूला दी गई है उसे लिखना है, यानी टी ऑफ एन की ओरिजिनल फॉर्मूला। टी ऑफ एन क्या दिया गया है, टी ऑफ एन, वेट दोस्तों, यहाँ पर हमें टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस टी ऑफ एन माइनस 1 ये दिया हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ एन माइनस 1 फाइंड करेंगे, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो देखो एकदम यहाँ पर लॉजिकल है कि जब आपको टी ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस टी ऑफ एन माइनस 1 दिया है, तो टी ऑफ एन माइनस 1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में n की जगह n माइनस 1 पुट करना होगा। तो यहाँ पर n माइनस 1 पुट करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, उसमें से एक और माइनस हो रहा है तो आपको मिलेगा t ऑफ n माइनस 2। और अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n माइनस 1 है, राइट। वैसे दोस्तों यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n माइनस 1 होगा, और यहाँ पर उससे एक कम यानी n माइनस 2 होगा। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसे निकालकर, इसकी एक्सप्रेशन को निकालकर इसी में पुट करना। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ रिवर्स बैक जाकर, सो मुझे मिलेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस टी ऑफ एन माइनस 1 की जगह क्या आएगा, n माइनस 1 प्लस टी ऑफ n माइनस 2, ठीक है। और अब अगर आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि किस तरह का पैटर्न मिल रहा है, n माइनस 1, अगर यहाँ पर दोस्तों 1 है तो यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि अगर इस एक्सप्रेशन में मैं अब सब्स्टिट्यूट कर दूं टी ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें टी ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू को, तो बता सकते हैं क्या मिलेगा हमें। देखिए n प्लस n माइनस 1 प्लस टी ऑफ n माइनस 2 कहाँ से मिलेगा हमें, इसी एक्सप्रेशन में n की जगह n माइनस 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पर n माइनस 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह n माइनस 2 पुट करेंगे तो n माइनस 2 माइनस 1 यानी n माइनस 3, सो टी ऑफ n माइनस 3। तो आई होप अब आपको पैटर्न दिख गया होगा, आपको बस वो पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि रिलेशन कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 था, इसलिए मैं इन जनरल कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये रिकर्शन ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर टी ऑफ एन माइनस 3 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर टी ऑफ एन माइनस 1, टी ऑफ एन माइनस 4 की वैल्यू पुट करेंगे, और ये चलते चलते जनरल फॉर्म क्या लेगा, जनरल फॉर्म लेगा टी ऑफ एन इज इक्वल टू दोस्तों n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे ये डिक्रीज होते होते मान लीजिए ये जिस भी एक्सप्रेशन में रुकता है उसे मैं कहता हूं n माइनस के, ठीक है, वहां पर जाके रुक जाता है। रुकेगा कब, जब n यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब t के अंदर जो वैल्यू पास हो रही है वो 1 हो जाए, राइट। उसके ऊपर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। सो दोस्तों इतना तो आपको समझ गया होगा ना कि जब n माइनस के होगा तो t के अंदर वैल्यू क्या होगी, अगर हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, राइट, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो इसलिए अगर हमारे पास यहाँ पर k है तो दोस्तों n में से सबट्रैक्ट क्या होगा, k प्लस 1, ये हुई जनरल एक्सप्रेशन। तो आपको सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखनी है, फिर सोचना है आपका रिकरेंस रिलेशन रुकेगा कब। तो दोस्तों रुकेगा तब जब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन, t के अंदर वाला एक्सप्रेशन 1 हो जाए, क्योंकि दिया गया है कि अगर t के अंदर वाला जो भी वैल्यू पास कर रहे हो वो अगर 1 हो जाए तो आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि n माइनस के प्लस 1, यानी अगर माइनस को अंदर लेकर जाए तो हमें मिलेगा n माइनस के माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो देयरफॉर k की अगर मैं वैल्यू निकालूं सो k इक्वल्स टू हमारे पास होगा n माइनस 2, इजी। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा t ऑफ n, इसे मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। सो नाउ वी विल गेट t ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, एंड ये चलते जाएगा दोस्तों। यहाँ पर n माइनस के अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन है n माइनस के की,
तो यहां से अगर आप n माइनस के का वैल्यू देखोगे सो क्लियरली देख सकते हो n माइनस के इज एक्चुअली 2, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों n माइनस के की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि इसके पहले का एक टर्म क्या था, मतलब n माइनस के एक जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर n माइनस 2 है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, राइट। मतलब इससे एक बड़ा टर्म यहाँ पर है। अगर आप n माइनस 2 में +1 करोगे तब आपको ये मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर हमें 2 मिल रहा है तो 2 के पहले का टर्म क्या होगा, 3, है ना। और फिर उसके बाद प्लस 2 के आगे, मतलब इसका वैल्यू तो n माइनस के का 2 हो गया, उसके आगे क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दोस्तों क्या है, t ऑफ, और अंदर वाला n माइनस के प्लस 1, यहाँ पर मैंने बताया आपको 1 है तो उसे मैं लिख देता हूँ 1। और अब t ऑफ 1 क्या है, 1 है, तो इसलिए मैं ये t ऑफ 1 को हटाकर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर 1, राइट। सो अब दोस्तों 1 + 2 + 3, अगर इसे उल्टा लिखा जाए, अगर मैं रिवर्स में लिखूं, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये रिवर्स में लिखा जाए 1 + 2 + 3 ऐसे रिवर्स में अप टू n, तो दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सो ये क्या होगा, n × n + 1 / 2। और क्लियरली देख सकते हैं कि t ऑफ n की एक्सप्रेशन में हाईएस्ट n का पावर जो है, अगर n को अंदर लेकर जाए, n² आता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n²। सो बड़ा ही आसान था। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आने वाली वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखेंगे। और अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो तो दोस्तों MIT Pro ऐप डाउनलोड करो, जिसपे हमने एक से एक प्रॉब्लम कवर किए हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।